मातृत्व यानी कि किसी भी महिला के जीवन का सबसे सुखद पल। नमस्कार, इसी पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। किसी भी परिवार के लिए सबसे सुखद पल वो होता है जब उसके घर के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजती है। लेकिन कई बार कुछ महिलाएं इस सुख से वंचित रह जाती है कुछ कारणवश। लेकिन अब चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से आप इस सुख की प्राप्ति कर सकती हैं, आप मां बन सकती हैं। आईवीएफ और निसंतानता के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिश मोदिया, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं इंदिरा आईवीएफ उदयपुर से। डॉक्टर निताशा हमारे साथ हैं, डॉक्टर निताशा गुप्ता आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं इंदिरा आईवीएफ दिल्ली से। डॉक्टर रूही श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं इंदिरा आईवीएफ रांची से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और तमाम वो कॉलर, तमाम वो दर्शक जो हमारा इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, वो बेहिचक हमें कॉल करें और अपनी किसी भी समस्या का हल हमसे जानें। हमारे नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिश, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है आज के कार्यक्रम का, जो अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं। मुझसे पूछा जाता है कि आईवीएफ एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है और इसमें अब नॉर्मल बच्चे के होने की ज्यादा संभावना रहती है, तो क्या लगता है आपको ये बात सही है? पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या नेचुरल कंसेप्शन होता है और आईवीएफ प्रक्रिया क्या होती है, तो इस क्वेश्चन को समझने में काफी आसानी रहेगी। नेचुरली औरत की जो अंडाशय होता है उससे एक अंडा चलकर ट्यूब तक आता है। शुक्राणु का जो मिलन है वो ट्यूब के अंदर ही होता है और वहां पर एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है और फिर 3 से 5 दिन में ये जो भ्रूण है वो चलकर गर्भाशय या बच्चादानी तक आ जाता है और 9 महीने वहीं बच्चा पलता है और डिलीवरी के जरिए बाहर निकलता है। आईवीएफ प्रक्रिया में किसी कारणवश अगर ये शुक्राणु और अंडे का जो मिलन है वो ट्यूब के अंदर नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम महिला के जो अंडे हैं वो बाहर लेबोरेटरी में निकाल लेते हैं, उसके पति के शुक्राणु से लेबोरेटरी में मिलाकर उसको भ्रूण बना लेते हैं और 3 से 5 दिन में जो ये भ्रूण बने हैं वो भ्रूण को वापस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसको सिंपल शब्दों में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया कहा जाता है। अगर हम देखें कि नेचुरल और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है, तो आईवीएफ में सिर्फ ये डिफरेंस है कि अंडे और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है खाली वो बॉडी के बाहर हो रहा है, उसके अलावा जो बाकी नेचुरल तरीके से बच्चा 9 महीने तक ग्रो हो रहा है आईवीएफ में भी वैसे ही ग्रो होता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं और जिनके मन में काफी डाउट होता है कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, इससे कहीं एबनॉर्मल बच्चे तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक दुनिया भर में करीबन 50 लाख से ज्यादा आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा हो चुके हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी वाले बच्चे होते हैं। और जो पहली आईवीएफ की जो बेबी थी जिसको लुइस ब्राउन जो लंदन में पैदा हुई थी 1978 में, उसको भी अब नेचुरल तरीके से बच्चे कंसीव हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों को आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है उनको भी ये प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं है। और जो इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी हर्षा चावला, उसको भी अब नेचुरली कंसीव हो गया। और पिछले 5 साल में हमने ये काफी ट्रेंड चेंज देखा है कि जो लोग पहले घबराते थे आईवीएफ से, आज के डेट में वो उसको अपना रहे हैं। अगर किसी को 2-3 साल तक नेचुरल तकनीक से या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से कंसीव नहीं हो रहा है, वो खुद आगे चल के आईवीएफ के लिए आने लगे हैं हमारे पास। तो जो लोग ये बात अपने जहन में रखते हैं कि आईवीएफ की तकनीक से होने वाले बच्चे जो होते हैं वो अबनॉर्मल होते हैं, वो गलत धारणा अपने दिमाग में रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ बच्चा उनके घर में जन्म लेगा आईवीएफ तकनीक से। डॉक्टर रूही, मेरा आपसे सवाल ये है कि रिसर्च के जो आंकड़े जो मैं अब तक देख चुकी हूँ वो ये बताते हैं कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के चांसेस उम्र के साथ घटते हैं, ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, पुरुष और महिला में एक बेसिक डिफरेंस होती है। पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो लगातार बनते रहते हैं, महिला के जो अंडे होते हैं वो सीमित होते हैं, बेसिकली फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स स्टॉक में होते हैं और जो जिनकी संख्या जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। फिर एक महिला की जब माहवारी शुरू होती है तो इन अंडों की संख्या में गिरावट आनी शुरू होती है और उम्र के साथ इनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों पे ही असर आता है। दोनों की क्वालिटी, गुणवत्ता जो है अंडों की क्वालिटी उम्र के साथ कम होने लगती है और जिसके कारण प्रेगनेंसी की संभावना या मां बनने की संभावना भी उम्र के साथ कम होने लगती है। तो अगर मैं बताऊं कि एक औरत की मां बनने की जो सबसे अच्छी उम्र होती है वो 26 से 30 साल होती है, पर आजकल क्या है कि लेट मैरिजेस कॉमन हो गए हैं, कपल्स काफी कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, चाइल्ड बियरिंग एज बढ़ गई है, जिसके चलते निसंतानता या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी काफी बढ़ गई है।
और ऐसे में अगर कोई भी कपल हमारे पास कभी भी आता है और उनकी शादी को 2 से 3 साल हो गए रहते हैं और उन्होंने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले लिया है, IUI करा ली है, फॉलिकल मॉनिटरिंग करा लिया है और उसके बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी यही सलाह होती है कि वो समय नष्ट ना करें और IVF की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि IVF का सक्सेस रेट काफी अच्छा है। ये ट्रेंड हमने काफी चेंज होता देखा है। आज से करीबन 5 साल पहले जो नॉर्मल कपल्स हमारे पास आया करते थे, उनकी एज नॉर्मली 35 से ऊपर ही हुआ करती थी जो IVF के लिए आते थे। बट आजकल हम देख रहे हैं कि 25 से 30 साल की उम्र के कपल्स भी काफी IVF के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जाएगा कि लोगों के अंदर अब जानकारी बढ़ रही है IVF तकनीक को लेकर। तो लीजिए, और जैसा कि हमारे प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा जो है वो हमारे कॉलर हैं। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर, मैं नीरज बोल रहा हूँ। मेरी शादी के 4 साल हो गए हैं। बच्चा कंसीव नहीं होने पर डॉक्टर से कंसल्ट किया, जांच में मेरे शुक्राणु नील आए। अब इस कंडीशन में क्या मैं अपने शुक्राणु से पिता बन सकता हूँ? नमस्ते ये नीरज मैं जी। जानना चाह रहा था आपसे। नमस्ते नीरज जी। जी, हमारे लिए ये जानना, ये बहुत समझना भी जरूरी है कि जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वो अंडकोश में बनते हैं, तैयार होते हैं और फिर वीर्य से छूटते हैं। किसी भी कारणवश अगर ये प्रक्रिया वीर्य से छूटने की, शुक्राणु की नहीं हो रही है, चोट के कारण या इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से, तो आपको ये जांच करानी चाहिए कि अगर आपके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हैं तो आप बिल्कुल पिता बन सकते हैं। टेस्टिकुलर बायोप्सी, जिसे टीसे कहते हैं, उसके माध्यम से हम ये जांच कर सकते हैं। और अगर आपके शुक्राणु हैं तो आप ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की पद्धति से, जो एक IVF की अत्याधुनिक तकनीक है, उससे आप अवश्य पिता बन सकते हैं। तो चलिए नीरज जी, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नीतीश, एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि IVF की जो सक्सेस है उसमें एम्ब्रियो का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या ऐसी तकनीक है जिससे भ्रूण की गुणवत्ता को पहले ही देख लिया जाए और फिर महिला में प्रत्यारोपित किया जाए? IVF की जो सक्सेस रेट है वो सबसे पहले 2 पैमानों पर निर्भर करती है। सबसे पहला तो हो गया पेशेंट। तो पेशेंट के अंडे की गुणवत्ता कैसी है, जैसे कि डॉक्टर रूही ने बताया कि एज के साथ अंडे की गुणवत्ता जो है वो कम होती है। उनके शुक्राणु की क्या क्वालिटी है और उन दोनों को मिला के जो भ्रूण बना है उसकी क्वालिटी क्या है। तो पहला तो ये पैमाना हो गया। सेकेंड जो होता है वो होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब। आप जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट या जो भ्रूण वैज्ञानिक है वो कितने कुशल हैं, वो कितनी अच्छी तरह से कल्चर कंडीशन मेंटेन कर पा रहे हैं और एक अच्छा भ्रूण बनाने में हेल्प कर पा रहे हैं। जहां तक तकनीक का सवाल है, तो जैसे कि डॉक्टर निताशा ने बताया कि एक PGS या प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग तकनीक है। जो भी भ्रूण लैब में बनते हैं वो 2 क्वालिटी के हो सकते हैं। भले वो दिखने में अच्छे हैं, पर वो एक जेनेटिकली नॉर्मल जिसको हम यूप्लॉइड बोलते हैं और दूसरा जेनेटिकली एबनॉर्मल जिसको हम एनुप्लॉइड बोलते हैं। ऐसे एनुप्लॉइड एम्ब्रियो जो दिखने में अच्छे हैं, जो जेनेटिकली एबनॉर्मल हैं, अगर उनको ट्रांसफर करा जाता है किसी महिला में, तो हो सकता है या तो प्रेगनेंसी नहीं हुई, और या हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी होने के बाद मिस्ड अबॉर्शन या मिस कैरेज के चांसेस होते हैं। तो PGS के थ्रू उसमें से कुछ सेल्स निकालकर उसकी जेनेटिक टेस्टिंग करी जाती है और ये पता लगा जाता है कि वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल है या क्रोमोसोमली नॉर्मल है। और अगर क्रोमोसोमली नॉर्मल भ्रूण को किसी महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर करा जाए तो फर्स्ट थिंग, एक जो मिस्ड अबॉर्शन या मिस कैरेज के जो चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, प्लस उसकी जो सक्सेस रेट है वो नॉर्मल IVF की सक्सेस रेट से ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर रूही, हमने जाना कि भ्रूण वैज्ञानिकों का कितना जरूरी रोल है। हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि IVF की सक्सेस रेट कितनी होती है? जी जरूर। IVF टेक्निक जो है ये 1978 की टेक्निक है। 90s के समय जो सक्सेस रेट थी IVF की वो लगभग 25 to 35% हुआ करती थी। पर अगर मैं उस समय से कंपेयर करूं, उस समय की तुलना में अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है काफी एडवांस हो गई है, कल्चर मीडिया की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई है और सुपीरियर क्वालिटी इंक्यूबेटर्स आ गए हैं। उस समय के मुकाबले अभी के डॉक्टर्स और एम्ब्रियोलॉजिस्ट के स्किल में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो अगर इन सबको जोड़ूं तो लगभग अभी आज की डेट में जो IVF का सक्सेस रेट है वो लगभग 70 to 75% है। पर साथ में ये भी बताना चाहूंगी, जैसे कि डॉक्टर नितिज और डॉक्टर निताशा बता रहे हैं कि ये पेशेंट टू जो सक्सेस होता है ये इंडिविजुअलाइज सक्सेस होता है। ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है, ये काफी पेशेंट डिपेंडेंट होता है और काफी हद तक ये डिपेंड करता है कि आप जो IVF करा रहे हैं वो उस सेंटर का सक्सेस रेट क्या है, क्या उस सेंटर पे सारे एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या वहां के डॉक्टर एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्किल्ड हैं IVF करने में, इस पे काफी निर्भर करता है।
तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईवीएफ जो तकनीक है वो अपने आप में इतनी एडवांस टेक्निक है जिससे सक्सेस रेट जो है अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर निताशा, महिलाओं में अंडों की मात्रा और गुणवत्ता अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कैसे उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो इफेक्टिव हो जाती है? तो दूसरा, इसको मेजर करने के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? देखिए, हम एपिसोड की शुरुआत में ही जान चुके हैं कि उम्र एक इतना बड़ा मानक होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि स्त्री में कितने अंडों का रिजर्व है, वो कब तक अपने ही अंडों से मां बन सकती है और हेल्दी बच्चे कब तक हो सकते हैं, राइट। मगर काफी ऐसे टेस्ट बने हैं जिससे हम जान सकते हैं कि अंडों की गुणवत्ता किसी भी महिला में कितनी है। उनमें से दो मुख्य मैं बताना चाहूंगी। पहला तो एक ब्लड टेस्ट है जो इसको कहते हैं AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि अंडाशय में कितनी कैपेसिटी है और अंडे बनाने की या अंडों का कितना रिजर्व है। पर काफी महिलाओं में जिनमें एंडोमेट्रियोसिस होता है या कोई और अंडेदानियों में दिक्कत होती है, ये AMH काफी डिसेप्टिव भी हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हो जाता है एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट जो कि सिंपल कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है। वो है एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा दोनों अंडाशयों में ये गिनती करना कि एंट्रल फॉलिकल काउंट कितना है, कितने अंडे दोनों अंडेदानियों में दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमें बताता है कि किसी भी महिला में अंडों की कितनी गुणवत्ता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम चाहे जितने मर्जी हार्मोनल एसेस करवा लें, ये टेस्ट कर लें, अंडों की क्वालिटी का पता हमें किसी भी टेस्ट से नहीं पता चल सकता। डॉक्टर नितेश, आप खुद चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी कि कहते हैं कि आईवीएफ की जो सक्सेस है उसमें भ्रूण वैज्ञानिक का बहुत ही बड़ा और अहम रोल होता है, तो किस तरह का काम करता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट? देखिए, इंडिया ने काफी स्ट्रगल करा है जहां तक आईवीएफ की सक्सेस रेट है। अगर मैं 90s की बात करूं, और उसका मेजर रीजन था कि जो स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे वो बहुत लैकिंग थे, प्लस जो डॉक्टर्स थे वो लिमिटेड थे इंडिया में जिनको आईवीएफ आता था। बट आज काफी चीजें चेंज हो गई है। आजकल आईवीएफ सेंटर्स बहुत खुल गए हैं, प्लस डॉक्टर का जो स्किल लेवल है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का जो स्किल लेवल है, उनकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग सेंटर्स की जो अभाव था इंडिया में, अभी आजकल काफी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स हैं, जो डॉक्टर का जो आज की डेट में रोल रह गया है वो यही है कि एक महिला से अंडा बाहर निकालना और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देना, और उसने जो भ्रूण बनाया है उस भ्रूण को वापस ट्रांसफर करना। तो 70% जो सक्सेस है आज की डेट में वो एम्ब्रियोलॉजी लैब या एम्ब्रियोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट का जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अगर वो एक अच्छा भ्रूण बनाएगा और डॉक्टर को अगर अच्छा भ्रूण देता है तो उस पेशेंट की सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। एम्ब्रियोलॉजी लैब में काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है जिससे कि आप एक अनइंटरप्टेड कल्चर कंडीशंस उन भ्रूण को प्रोवाइड कर सकें जिससे कि अच्छा क्वालिटी का भ्रूण बनाया जा सके। तो मतलब साफ शब्दों में समझे तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए, हमारे शो के आज दूसरे कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ है लखनऊ से भावना। भावना, सवाल पूछिए अपना। हेलो डॉक्टर, मैं भावना बोल रही हूँ। मुझे पहले टीबी की बीमारी थी लेकिन अब मैं काफी ठीक है, काफी इलाज कराया लेकिन गर्भ धारण नहीं हो पा रहा। डॉक्टर ने मेरी ट्यूब बंद बताई है, मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? जी भावना जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मैं सबको बताना चाहूंगी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है आज भी इंडिया में काफी कॉमन है। मैक्सिमम केसेस, अधिकतर केसेस में तो ये लंग्स को इफेक्ट करती है, फेफड़ों को इफेक्ट करती है, पर अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो ये शरीर के दूसरे अंगों में भी फैल जाती है। अगर महिलाओं की बात करें तो ये महिलाओं की गर्भाशय और मैक्सिमम ये ट्यूब्स को इफेक्ट करती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। टीबी के इन्फेक्शन के कारण जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक कब हो जाती हैं, और कभी कभी अगर ब्लॉक ना भी हो तो जैसा बताया गया है कि ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे महीन रेशे होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन के कारण ये सीलियरी डैमेज हो जाती हैं, और ये ट्यूब्स ही काफी इंपॉर्टेंट जगह होती है क्योंकि यहीं पे अंडे और शुक्राणु का मिलना होता है, और ये सीलिया ही है जो अंडे शुक्राणु के मिलने में मदद करती हैं। अगर ये सीलियरी डैमेज हो गई तो फिर आपके अंडे शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे। दूसरी, टीबी का इफेक्ट अगर बच्चेदानी पे देखी जाए तो बच्चेदानी की परत जो कमजोर हो जाती है, उसमें झिल्लियां आ जाती हैं, कभी कभी तो माहवारी भी बंद हो जाती है। इसलिए
अगर किसी भी महिला को अगर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ है तो उन्हें सबसे पहले ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद 6 महीना उन्हें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए। और जैसा भावना जी आपने बताया कि आपने ट्रीटमेंट भी ले लिया है, 6 महीने कोशिश भी कर ली है, तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले और उनसे सलाह ले, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिले और उनसे सलाह ले, अपनी ट्यूबों की जांच कराएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि टीबी में बहुत कॉमन है कि ट्यूब ब्लॉक्ड हो जाती है और जांच करवा HSG द्वारा जांच करवा सकती हैं, आप लैप्रोस्कोपी के द्वारा जांच करवा सकती हैं। और अगर ट्यूब्स खुली है या बंद है या अगर खुली है तो क्या वो फंक्शनल है कि नहीं है ये पता करें। और अगर किसी भी तरह की परेशानी आपकी ट्यूब्स में है तो आपको सलाह मैं दूंगी कि आप IVF की तरफ ही बढ़े, क्योंकि जैसा हमने बताया IVF का जो आविष्कार हुआ था उसकी बेसिस ही यही थी कि इसमें ट्यूब को हम बाईपास कर देते हैं। तो भावना, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको डॉक्टर रूही से आपके सवाल का जवाब बखूबी मिल गया होगा। डॉक्टर नीतीश, एक सवाल मेरा आपसे है कि हम IVF के जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसके जो पॉजिटिव फीचर्स हैं सिर्फ वही गिना रहे हैं, लेकिन जब हम इसके फेलियर की बात करते हैं तो ऐसे में कपल्स जो है वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा फेलियर होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या होती है और क्या माना जाए इसमें कि इसमें आप ऐसे दंपत्ति को क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, फेलियर का रीजंस तो काफी हो सकते हैं और काफी टाइम रीजंस पता भी नहीं चलते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि IVF सेंटर्स हर जगह पर हैं, पर हर IVF सेंटर का सक्सेस रेट सेम नहीं होता है। तो एक रोल जो ये है, आप किस IVF सेंटर का चुनाव करते हैं उस पे भी आपका सक्सेस रेट निर्भर करता है। सेकंड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भ्रूण की क्वालिटी है उस पे भी आपका सक्सेस डिपेंड करता है। आजकल जो 1978 में IVF टेक्निक का आविष्कार हुआ था, आजकल काफी सारी ऐसी एडवांस टेक्निक आ गई हैं जिससे सक्सेस रेट बढ़ाई जा सकती है। 2-3 मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला होता है लेजर असिस्टेड हैचिंग। इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण है उसकी जो खोल है या जो उसकी परत है उसको थोड़ा सा छील दिया जाता है ताकि जब उसको बच्चादानी में ट्रांसफर करा जाए तो उसको चिपकने में थोड़ी मदद होती है। सेकंड जो टेक्निक है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो 2 से 3 दिन बाद भ्रूण को ट्रांसफर करा जाता है उसकी जगह उसको 5 से 6 दिन लैब में कल्चर करा जाता है और ऐसा मानना है कि जो भ्रूण 5 से 6 दिन तक लैब में सर्वाइव कर गया और ब्लास्टोसिस बढ़ गया उसकी इम्प्लांटेशन रेट है वो काफी अच्छी रहती है। थर्ड टेक्निक जो है उसको हम, जैसे कि डॉक्टर निताशा ने बताया आपको, PGS, तो प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग जो टेक्निक है उसको भी ऐसे कपल्स जिनका पहले IVF फेल हो चुका है वो यूज कर सकते हैं ताकि उनकी सक्सेस रेट बढ़ जाए। और काफी टाइम हम ये इग्नोर कर देते हैं, जो हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी है उसको अक्सर इग्नोर करा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो एक टेस्ट ऐसा है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि स्पर्म में अगर डिफेक्ट्स हैं तो कितनी मात्रा में डिफेक्ट्स हैं। और मिला जुला एक एडवांस टेक्नोलॉजी का जो एक बास्केट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करके एक अच्छी सक्सेस रेट अचीव करी जा सकती है जिन पेशेंट का फेल हुआ है। और मैं आपके शो के जरिए बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग हैं जो बाहर करीबन 18 या 17 बार IVF फेल होके आए हैं हमारे पास और उनका भी सक्सेस हुआ। तो जिनका IVF फेल होता है उनको घबराने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। फेलियर नॉर्मल है IVF में क्योंकि 100% सक्सेस रेट नहीं होती IVF की। आपको किसी अच्छे सेंटर में दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक और PGS की, क्योंकि इतनी बार बार हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं एक समराइज करना चाहूंगी। ये जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग या PGS की जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये केवल उन कपल्स के लिए नहीं है जिनके पहले डिफेक्टिव जेनेटिकली या जेनेटिकली अबनॉर्मल बेबीज हैं। ये वो कपल्स भी उनके लिए जा सकते हैं जिनके रिकरेंट IVF फेलियर्स हो गए हैं, जैसे कि कहा गया है, या वो महिलाएं जिनकी उम्र 36-37 साल से ऊपर है, उनको भी PGS की टेक्निक के साथ आगे जाना चाहिए ताकि उनके हेल्दी बेबीज हों। ये उन कपल्स के लिए भी है जिनमें से एक या दोनों कपल्स में कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये PGS की टेक्निक जो न्यू एडवांस टेक्निक है काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो IVF के फेलियर से हमारे दर्शक डरे नहीं, वो दोबारा से अपना इलाज कराएं, उनको जरूर सफलता हाथ लगेगी। डॉक्टर निताशा, महिलाओं और पुरुषों दोनों की समस्या में IVF तकनीक जो है वो बेहद कारगर साबित हुई है, लेकिन आपसे अगर महिलाओं की समस्याओं की बात करें तो इसमें IVF किस तकनीक से आगे बढ़ता है और किस तरह से महिलाओं को फायदा पहुंचाता है?
देखिए, महिलाओं में सबसे कॉमन जो निसंतानता की समस्या है वो है ट्यूब्स को लेकर। जैसे कि बताया गया है कि किसी भी महिला की अगर एक या दोनों ट्यूबें बंद हैं और उन्होंने लैप्रोस्कोपी या दूरबीन का ऑपरेशन करा लिया है, उसके बावजूद भी 6 महीने से 1 साल हो गया है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे महिलाओं को आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी अंडे दानियों में बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनका मासिक धर्म भी 1-1.5 महीना चढ़ के आता है और दवाइयों के लेने पे भी ये जो अंडे हैं वो बढ़ते नहीं है, मैच्योर नहीं होते। इन महिलाओं को भी अगर 2 से 3 साल तक इन्होंने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले लिया है, कोई उपचार नहीं निकला है, तो इनको भी आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनके अंडे दानियों में खून की गठाने, जिनको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, वो होता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिससे आसपास के जो अंडे हैं उन पे भी खराब असर पड़ सकता है। तो ऐसी महिलाओं के भी अगर 1, 2 या 3 साल तक उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले लिया है, आईयूआई की तकनीक भी हो चुकी है, बट उसके बाद भी बेबी नहीं हो रहा है, तो उनको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। जब मैं आईयूआई की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, किसी भी कपल के अगर 3 से 4 बार आईयूआई की प्रक्रिया हो चुकी है, फिर भी किसी कारणवश बेबी नहीं हो रहा है, तो उनको बिना समय वेस्ट किए फिर भी आईवीएफ की तकनीक के लिए जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी कपल्स हैं जिनमें देखा गया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे टेस्ट करा लिए हैं, शुक्राणु ठीक है, अंडों का नंबर गुणवत्ता ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, ऐसे कपल्स को हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के नाम से बोलते हैं। तो ऐसे कपल्स का भी अगर 2-3 साल तक ट्रीटमेंट हो गया है, कुछ उपचार नहीं निकल रहा, तो उनको भी आईवीएफ की तकनीक के लिए जाना चाहिए। कुछ महिलाओं जिनकी नसबंदी हो चुकी है बट किसी कारणवश दुर्घटना हो गई और बच्चा नहीं रहा, तो ऐसी महिलाओं को भी नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने की जगह इनको आईवीएफ की तकनीक के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसी महिलाएं जिनके गर्भाशय में सूजन है, जिसको एडिनोमायोसिस के नाम से जाना जाता है, इनके लिए भी आईवीएफ की तकनीक काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। कुछ ऐसी महिलाएं जो उम्र दराज हैं, इनका मासिक धर्म बंद हो गया है, जिनकी अंडों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी में फर्क आ गया है, तो ऐसी महिलाओं को भी हम आईवीएफ की तकनीक से अवश्य माता पिता बना सकते हैं। तो डॉक्टर निताशा, ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। महिलाओं और पुरुषों को, दोनों को उनकी समस्याओं से आईवीएफ तकनीक जो है वो निजात दिलाती है। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सवालों के जवाब दर्शकों के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। जिन कॉलर्स को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगले कार्यक्रम में वो हमसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करें। सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे। फिलहाल